सो मेटल्स आर मेटल्स आर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मेटल्स कैसे हैं? पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं, ये ध्यान रखना। मेटल्स आर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है दैट मेटल्स आर इलास्टिक फॉर स्मॉल स्ट्रेन्स। कैसा होता है? मेटल्स आर इलास्टिक फॉर स्मॉल स्ट्रेन्स। और तीसरा है फॉर लार्ज स्ट्रेन्स मेटल्स बिकम प्लास्टिक। फॉर लार्ज strains metals become plastic। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्राफ ऑलरेडी मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व को। सो लेट्स सी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिया है स्ट्रेस और यहाँ पर हमने लिया है स्ट्रेन, ठीक है। अब आगे देखो, ये हमने पॉइंट ओ ले लिया है कोई, और यहाँ से जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। इनिशियली ये कर्व कैसे जाता है? स्ट्रेट लाइन। एंड आफ्टर दैट ये सर्टेन पॉइंट्स पे बैंड होना शुरू होता है। इट्स लाइक दैट एंड गोज लाइक दिस, रेज होता है एंड देन बैंड्स बैक, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमने पॉइंट ले लिया ओ, यहाँ पर जहाँ तक ये कर्व स्ट्रेट है वहाँ तक पी, देन एक पॉइंट है जहाँ से ये टर्न होगा, ये पी, ये ई, सी और ये पॉइंट है बी। ये कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं और ये ओ डैश पॉइंट लिया है और यहाँ पर एक हमने पॉइंट ए ले लिया है। अब ये कहाँ क्या क्या है वो आप समझिए, ठीक है। सबसे पहले चीज तो आप यहाँ पर देखिए, द डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड strain is found to be true only for small values of strain, about 0.3% of the original length. If a wire is gradually loaded and strain produced is plotted versus stress, then graph obtained is of the shape as shown in figure, ठीक।
अब यहाँ पर सबसे पहला जो पोर्शन है ओपी, पहला पोर्शन कौन सा है? ओपी. The portion OP of this graph is a straight line showing that stress is directly proportional to strain. Clear है यहां तक? भाई यहां से आप देखो O से लेके P तक, ये जो O है वहां से अगर आप देखें P तक, तो कैसा रह रहा है? कब स्ट्रेट लाइन रह रहा है? यस और नो? यस सर। तो O Yes, से sir. लेके P तक ये जब Yes, कर्व sir. स्ट्रेट है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो सबसे पहले तो OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. क्लियर है यहां तक? यस सर। दूसरा है बियॉन्ड द पॉइंट P the graph between stress and strain is not found to be a straight line. अब ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के बाद में अगर हम देखें कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एज इंडिकेटेड बाय द पार्ट PE. आप देखो PE वाला जो पार्ट है वो कैसा है? कर्विंग, कर्व पार्ट है. ये जो P से E वाला जो पार्ट है ये कैसा है? ये कर्व वाला पार्ट है कुछ इस तरीके से. बात आ रही है समझ में? सो बियॉन्ड द पॉइंट P, the graph between stress and strain is not found to be a straight line as indicated by the part P of the graph. If the wire is unloaded at the point E and the graph between stress and strain is obtained in the reverse direction along EPO, then the point E is called elastic limit. अब होगा क्या कि अगर मान लो जैसे यहाँ पर पहुंच गए हम P तक, ठीक है. अब आपको एक चीज तो क्लियर है कि बियॉन्ड पॉइंट P, beyond point P the curve is not straight. ये चीज क्लियर है? the curve is not linear, right? इसका मतलब अगर आप E से इसे अनलोड कर देते हैं, मान लो कि आपने वेट लटकाया, आपने हैंग कर दिया वेट सपोज 20 kg, अब O से P तक तो वो स्ट्रेट गया 20 kg तक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद उसमें कर्व आ गया, तो कर्व आ गया 25 पे, तो अगर आप उसमें से उसको 25 में से 5 कम कर दो तो 20 हो जाएगा, या उसको आप धीरे धीरे अनलोड करते रहोगे, राइट? तो आप क्या होगा कि आप रिवर्स डायरेक्शन में आओगे अलोंग EPO, मतलब कि यहां पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा होगा वो उसके अलोंग हो रहा होगा. एंड यहां पर जो पॉइंट E है उसे क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट कहते हैं. क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट. एंड द पोर्शन ऑफ द ग्राफ बिटवीन O एंड E, और ये जो पोर्शन है जो O और E के बीच में जो आ रहा है पार्ट, यहां से यहां तक देखिए, ये O और ये E, इसके बीच में ये जो पार्ट आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इलास्टिक रीजन. क्या कहते हैं इसे? इलास्टिक रीजन. और ये जो पॉइंट E हमने जो मेंशन किया है जहां से हम रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इस पॉइंट P को हम कह सकते हैं इलास्टिक लिमिट. क्या कह सकते हैं? इलास्टिक लिमिट. बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि हुक्स लॉ जो है वो P से E के बीच में फॉलो नहीं होता है. क्या हम ये कह सकते हैं that Hooke's law doesn't follow bit from point P to E? Yes or no? Yes, sir. क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक. अब ये है कि अगर आपने E पॉइंट पे पहुंच गए और वहां से अपने जो वायर है उसको अनलोड कर लिया, तो आप EPO मतलब उसी ओरिजिनल पाथ पे वापस आ जाएंगे. जैसे कि मान लो कि आपके हाथ में एक रबर बैंड है, आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, आपने उसकी लिमिट तक ले गए इलास्टिक लिमिट तक. अब आपने उस रबर को वापस से छोड़ दिया, तो क्या करेगा? वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. यस और नो? Yes, sir. यस सर। राइट. Yes, sir. लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम फिर भी मान लो, ये तो हमने कहा कि EPO पे हम वापस है, मान लो हम वापस नहीं आए, हमने क्या किया? इफ द वायर इज लोडेड बियॉन्ड द पॉइंट E, हमने पॉइंट इलास्टिक लिमिट पे पहुंचने के बाद भी अगर हमने क्या किया,
वायर को लोड किया, मतलब लोड के इन द सेंस हमने उस पर वेट पुट किया, ठीक है, तो क्या होगा, द स्ट्रेन इंक्रीजेस मच मोर रैपिडली विद द स्ट्रेस। क्या होगा, स्ट्रेन increases much more rapidly with the stress। क्लियर है यहां तक तीसरा पॉइंट। तो आफ्टर पॉइंट ई, मतलब कि बियॉन्ड पॉइंट ई, हम ये कह सकते हैं बियॉन्ड पॉइंट ई द कर्व, या फिर हम कह सकते हैं stress and sorry, the strain increases much more rapidly beyond point E, strain increases much more rapidly, much more rapidly with the stress। कब, जब आप पॉइंट ई से आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो यहां पर ये जो कर्व दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये जो कर्व दिखाई दे रहा है ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा कर्व है, मतलब इंक्रीज होता हुआ कर्व दिखाई दे रहा है, यस और नो, Yes, sir. समझ Yes, में आ रहा sir. है, ये जो पार्ट है ये कैसा है, इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। The slope of the graph between the stress and strain after the point E becomes quite small as shown by the curve EA। एक तो एक छोटा कर्व हमें यहाँ पर मिलता है EA के बीच में, रुकिए ये यहाँ पे एक छोटा कर्व ऐसे मिलता है EA, and if the wire is unloaded at A, the graph between stress and strain will not be along AEPO। अब आपने क्या किया, अगर यहाँ पर पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद आपने वायर को अनलोड किया, क्या किया, वायर को अनलोड किया, तब भी ये AEPO वाले पाथ पे वापस नहीं जाने वाला है। समझ में आ रही है बात, जबकि वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इट विल बी द पाथ विल बी फॉलोड, the path will be followed and as shown by the dotted line AO dash, ठीक है, तो इस पाथ से ये वापस जाएगा AO डैश वाले पाथ से, AEPO वाले पाथ से वापस नहीं जाएगा। जब आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा आगे चले जाएंगे पॉइंट ए पे, तो उस रीजन के अंदर पहुंचने के बाद में जब आप वायर को अनलोड करेंगे तो AEPO वाले पाथ पर आप वापस नहीं आ सकते हो, आपको AO डैश वाले पाथ पे आना पड़ेगा। बोलो आई बात समझ में। Yes, sir. तो Yes, यहाँ पर sir. हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद अगर वायर को कंप्लीटली अनलोड कर दिया, मतलब उसके ऊपर कुछ वेट ही नहीं है, फिर भी क्या होता है, देयर इज अ लेंथ इंक्रीजेस परमानेंटली। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ विल इंक्रीज परमानेंटली एंड, और ये जो लेंथ इंक्रीज हुई है परमानेंटली, it will be shown by amount corresponding to O dash and it is called permanent set। ये जो O dash है इसे क्या कहेंगे, परमानेंट परमानेंट सेट, ठीक है, यहां तक क्लियर है, पहले बताओ। Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. अभी हम पहुंच गए कहां पे, पॉइंट ए पे पहुंच गए। तनिष राज, समझ में आ रहा है, अभी तूने फिर से वीडियो बंद कर दिया, नक्षत्र, सर वो जैनिन, लैग हो रहा है बीच बीच में इसीलिए। पंकज,
अब देखो आगे. Now beyond the point A, अब point A के बाद में क्या होता है? The length of wire start increasing virtually for no increase in stress. अब हम stress को increase नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो wire है वो virtually increase हो रहा है. And thus wire begins to flow after the point A and it continues up to point C. और ये कहाँ तक जाता है? Point C तक जाता है. The point A at which the wire begins to flow is called yield point. तो ये जो point है A जहाँ से wire flow होना शुरू हुआ without applying a stress, तो उसे कहते हैं yield point. ठीक है? Thus wire begins to flow after the point A and it continues up to point C. कहाँ तक कंटिन्यू रहता है? Point C तक कंटिन्यू रहेगा. The point A at which the wire begins to flow is called yield point. The increase in length of the wire for virtually no increase in stress is called plastic behavior of the wire. तो यहाँ से अब आप देख सकते हो कि A point के बाद में क्या हो रहा है? A point के बाद में A point के बाद में क्या हो रहा है? वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वर्चुअली इंक्रीज हो रहा है विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस. अगर स्ट्रेन आ रहा है दैट मींस व्हाट वी विल से कि यहाँ पर मतलब पॉइंट ए के बाद में वो सिचुएशन खड़ी हो रही है यील्ड पॉइंट के बाद में, जिसे हम कह सकते हैं कि दैट देयर इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर फॉर वर्चुअली नो इंक्रीज इन स्ट्रेस इज कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द वायर. तो यहाँ पर आफ्टर पॉइंट ए इसका जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाता है? प्लास्टिक मटेरियल जैसा बिहेवियर होता है. तो वी कैन से प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता है. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? तो ये हो गया Yes, प्लास्टिक sir. बिहेवियर तक आपका. ठीक है. तो अब पॉइंट सी के बाद में अगर हम बात करें कि हम ए से सी के बीच में पहुंच गए, तो ए टू सी वाला जो पार्ट है वो प्लास्टिक बिहेवियर की तरह वो शो करेगा. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. Now beyond the point C, the graph indicates that the length of wire increases even if the wire is unloaded. अब C point पे पहुंचने के बाद क्या हो रहा है कि जो ग्राफ है वो इससे रिप्रेजेंट कर रहा है that the length of the wire क्या हो गया? Length of the wire increases even if the wire is unloaded. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Beyond the point C, the graph indicates that length of the wire increases even if the wire is unloaded. In this region, the constructions develop at few points along the length of the wire. As a result of it, the wire breaks ultimately corresponding to point B, called breaking point of the wire. And the portion of the graph between the points E and B is called plastic region. तो E से B तक का जो पार्ट है ये E से लेकर B तक का ये जो पार्ट हमें मिला, इस पूरे पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? प्लास्टिक रीजन कह सकते हैं. बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. है इसमें किसी को कोई डाउट? ई पॉइंट आपका इलास्टिक लिमिट है. ए पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं. आफ्टर यील्ड पॉइंट वो बिहेव करता है प्लास्टिक की तरह पे, प्लास्टिक रीजन की तरह, ए से लेकर बी तक. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब आगे देखो. Now beyond the point C, the graph indicates that length of wire increases even if the wire is unloaded. क्या कहेंगे? Beyond the point C, the graph indicates that the length of wire increases beyond the point C. The graph indicates that, आप देखो after the point C, ये रहा ग्राफ. ये आपका पॉइंट C है और ये आपका पॉइंट B है. पॉइंट C से पॉइंट B के बीच में देखो.
The graph indicates that the length of wire increases even if the wire is unloaded. मतलब कि वायर पे कुछ है ही नहीं, फिर भी क्या हो रहा है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है. In this reason, the constrictions called necks and paste develop at few points along the length of the wire, and as a result of it, the wire breaks ultimately corresponding to the point B, called breaking point. और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट बी हमने लिया हुआ है. इस पॉइंट बी को हम कह सकते हैं ब्रेकिंग पॉइंट. मतलब हर चीज की एक सर्टेन लिमिट आती है और इस लिमिट के बाद वो वायर क्या होता है, ब्रेक होता है. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दैट पॉइंट बी, ये जो पॉइंट हमने बताया है, ये जो पॉइंट बी है वो कैसा पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है. ठीक है. Now the portion of the graph between the points E and B is called plastic region. ये हो गया. अरे E से B तक का जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, प्लास्टिक रीजन कहेंगे. क्या कहेंगे, प्लास्टिक रीजन. बोलो क्लियर है यहाँ तक. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे किसी का कोई डाउट है? No, sir. Now the stress corresponding to the point B is called breaking stress or ultimate stress. यहाँ पर point B पे जो stress है, the stress at point B, the stress at point B, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, is called breaking stress या फिर क्या कह सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस. बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है. Now the product of breaking stress and the area of cross section is equal to breaking load of the wire. ठीक. The materials of the wire which break as soon as stress is increased beyond the elastic limit are called brittle. आ गया तेरा सब्जेक्ट, देख ले क्या कहेंगे. The material of the wire which break as soon as stress is increased beyond the elastic limit. अगर इलास्टिक लिमिट के ऊपर जाता है और वायर अगर ब्रेक हो जाता है तो हम उस वायर को क्या कहते हैं, ब्रिटल. मतलब वो जो मटेरियल है उसे कैसे कहा जाएगा, ब्रिटल कहा जाएगा. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये हो गया ब्रिटल. फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रिटल में क्या होता है, the material of the wire which breaks as soon as a stress increased beyond the elastic limit. मतलब इलास्टिक लिमिट से ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो क्या हो जाता है, मटेरियल वो जो वायर है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं. क्या कहते हैं, ब्रिटल. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है, for such materials the portion of graph between E and B is almost zero. E and B, ये रहा आपका पॉइंट E और ये रहा आपका पॉइंट B. तो E and B के बीच में the portion of the graph between E and B is क्या है, almost zero है. On the other hand, the material of the wire which have quite a good plastic range are called ductile material. मतलब कि the large portion of the graph between E and B, ये जो E है
और ये भी है, मतलब ये जो प्लास्टिक रीजन हमने कंसिडर किया है, इस रीजन में क्या होता है, मटेरियल कैसा होता है, डक्टाइल. तो वी विल से the large portion of graph between E and B. For that, the material of the wire, which have a quite a good plastic range, and the materials are ductile. Ductile. क्या होता है डक्टाइल में? The material of the wire which have quite a good plastic range are called ductile. ठीक है? सर हाँ, सर एक डाउट है, प्रीवियस पेज पर जाओ ना. एक मिनट. हाँ, the material of the wire which have good plastic range and are called ductile. बोलो, क्लियर है यहाँ तक? मतलब प्लास्टिक रीजन वाला जो पार्ट है, ई से लेके बी तक वाला, ठीक है, उसमें हम ये क्या कहेंगे कि उस रेंज में, प्लास्टिक रेंज में जो वायर है उसे हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल. एंड सच मटेरियल्स कैन बी इजीली चेंज इनटू डिफरेंट शेप्स एंड कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स. कौन सा? चलो बताओ आगे. हाँ, क्या कह रहे थे तो रिद्धि? ये देखो, देखो, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर. When load is applied to stretch a metallic wire and a rubber band, the results of stretching in the two cases are quite different from each other. ठीक है, हमारे पास में क्या है, एक मेटालिक वायर है और दूसरा क्या है, हमने दो चीजें ली. एक ले लिया मेटालिक वायर, और दूसरा हमने क्या ले लिया, रबर बैंड. ठीक है, अब जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो मेटालिक वायर और रबर बैंड दोनों डिफरेंटली बिहेव करेंगे. समझ में आ रहा है? इसमें सबसे पहली चीज आप समझिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इवन अ स्मॉल स्ट्रेन इन अ मेटालिक वायर, रिपीट कर रहा हूं, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस even a small strain in a metallic wire, the force to be applied is very large. ठीक है, in case of a rubber band, even a feeble force produces a very large strain. Agree or not? यहां पर फोर्स ज्यादा चाहिए और यहाँ पे फोर्स लेस चाहिए, even for a small strain. Agree or not? यस सर, अग्री. और यहाँ पे लार्ज स्ट्रेन के लिए भी हमें सिर्फ बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. यस और नो? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे कि आपने कॉपर कोई वायर लिया, सपोज आपने कॉपर का वायर देखा होगा, अगर आपको उसको खींचना होता है तो कितना फोर्स लगाना पड़ता है. यस, राइट. सेकंड है, a metallic wire can regain its original length up to a strain of 0.001 or when the increase in length is 0.1% of the original length. तो हम ये कह सकते हैं that metallic wire can regain its original length up to a 0.1% of the original length. ठीक है, मतलब ओरिजिनल लेंथ का 0.1% तक वो रिगेन कर सकता है. तो 0.1% ऑफ द ओरिजिनल लेंथ
क्या कर सकता है? रिगेन इट्स पोजीशन। बोलो, क्लियर है यहां तक? जबकि रबर बैंड में हम ये कह सकते हैं, इन अ रबर बैंड इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ अप टू अ स्ट्रेन as large as 10, or we can say when the increase in length is 10 times its original length। मतलब कि सेकंड है, it can regain its original length again even after applying a 10 times strain। so अगर हम कहें कि if increase in length increase in length is 10 times of original length, ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। स्टिल इट कैन रिगेन, स्टिल इट कैन रिगेन ओरिजिनल लेंथ। बोलो, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा समझो, Yes, sir. थर्ड, the value of force that can be applied to a metallic wire to stretch it within the elastic limit is very large। रिपीट कर रहा हूं, the value of force that can be applied to a metallic wire to stretch it within an elastic limit is very large। एंड जबकि रबर बैंड के अंदर द इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस इवन ऑन अप्लाइंग अ फीबल फोर्स। मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसी का रिपीटेशन है, जस्ट उन्होंने वहां पर इलास्टिक लिमिट को इंट्रोड्यूस कर दिया है कि इलास्टिक लिमिट तक ले जाने के लिए भी हमें मेटालिक वायर में बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जबकि इलास्टिक लिमिट भी क्रॉस हो जाती है तब भी हमें रबर बैंड में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। बोलो, ये डिफरेंस क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है Yes, किसी sir. को? No, नहीं है, sir. ठीक है। अब आगे देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या क्या एप्लीकेशन है? पहला है, एनी मेटालिक पार्ट ऑफ मशीनरी इज नेवर सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। पहला चीज है that any metallic part of a machinery is never subjected to a stress beyond the elastic limit of the material। In case the metallic part of the machinery is subjected to a stress beyond the elastic limit, it will get permanently deformed and hamper its working। ठीक है, तो मेटालिक मटेरियल के अंदर क्या होगा? पहला पॉइंट क्या है? that if metallic material या फिर metallic part of the machinery is stressed beyond the elastic limit, if metallic part of the machinery if metallic part of the machinery if metallic part of the machinery is stressed beyond the elastic limit beyond the elastic limit, ठीक है, it will get permanently deformed, it will get permanently
बी फॉर्म्ड। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस दूसरा, Yes, sir. दूसरा समझो। अब मैं हर चीज लिखूंगा नहीं, ठीक है? फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते। सेकंड है, द थिकनेस ऑफ मेटालिक रोप्स एंड used in cranes to lift and move heavy weights is decided on the basis of the elastic limit of the material of the rope and the factor of the safety। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे बड़ा सा हुक होता है और उस हुक के अंदर हम चीज़ों को लटका देते हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल। ये इस तरीके की रोप होती है, ठीक है? मेटालिक रोप होती है ये। तो ये जो रोप को हम चूज करते हैं या उसकी थिकनेस को जब हम चूज करते हैं, उस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना होता है कि उसकी इलास्टिक लिमिट कितनी है, राइट? तो एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। Let's consider that in a crane, the rope made of steel is used to lift load up to 10 metric ton। 10 metric ton कितना होता है? 10⁴ kg। मतलब एक रोप बनाई गई है जो कि कितना वेट लिफ्ट कर सकती है? तो 10⁴ kg लिफ्ट कर सकती है। We may not attach a load more than 10⁴ kg, but usually the rope is designed for a factor of safety of 10। That means it should not break even a load is 10⁵ kg। इसे हम कह सकते हैं सेफ्टी फैक्टर, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे कि आप एक चीज समझो, अगर आप कभी लिफ्ट में गए होंगे तो वहां पे लिखा रहता है कि 640 kg, राइट? लिमिट या तो 6 लिखे होते हैं, 8 लिखे होते हैं, 10 लिखा होता है, या फिर वहां पे वेट मेंशन किया होता है कि 640 kgs, 400 kgs, राइट? इस तरीके का मेंशन किया होता है। और अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, तो अब क्या होता है कि अगर ओवरवेट होता है तो लिफ्ट स्टार्ट ही नहीं होगा, लिफ्ट वहां से अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इवन अभी भी बहुत सारी ऐसी लिफ्ट्स हैं जहां पर ये चीज नहीं होती है कि ओवरवेट को मेंशन करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जैसे इंजीनियर्स को पता ही होता है कि इंसान को कितना भी कह दिया जाए कि इससे ज्यादा नहीं है लिमिट, लेकिन वो क्या करता है, वो अपना दिमाग लगाता है और भरते रहते हैं। एक लिफ्ट में लिखा है 6 लोगों की कैपेसिटी है, तो 8 लोग भर के ले जाते हैं हम लोग, राइट? तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस कंडीशन में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो रोप्स बनाई जाती हैं, उन रोप्स को 10 टाइम्स ज्यादा वो वेट को बेयर कर सके उस तरीके से बनाया जाता है। बोलो, आई बात समझ में? Sir. क्लियर यस है सर। यहां तक? Yes, sir. अच्छा, दूसरी चीज आपने नोटिस की होगी कि कुछ ब्रिजेस हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ब्रिजेस जो होते हैं उसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है? ऐसा क्यों किया जाता है कि अनसेफ डिक्लेयर कर दें हम ब्रिजेस को? बता सकता है कोई? बिकॉज उसकी एक सर्टेन इलास्टिक लिमिट होती है, राइट? तो लंबे समय तक अगर आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तो वो उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है वो बहुत ही जल्दी जल्दी आने लगता है, and because of that there will be loss of elastic strength of the bridge, and after a long period such a bridge starts developing large strains corresponding to the same usual value of stress, and ultimately it may lead to the collapse of the bridge। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिजेस को सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब इसकी उम्र हो चुकी है, या तो ब्रिज तोड़ के नया बनाओ या फिर इसको रिनोवेट करवाओ पूरा। बोलो, आई बात समझ में?
यस सर। Yes, sir. Yes, इस sir. पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. पक्का? यस सर। ग्रेट। अब आगे समझो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। In designing a beam for its use to support a load, it is advantageous to increase its depth rather than the breadth of the beam. ऐसा क्यों? जब आप बीम को डिज़ाइन करते हैं उस टाइम पे, जब उसे हमें एक सपोर्ट के लिए मतलब एक लोड को सपोर्ट करना होता है, ठीक है, टू सपोर्ट अ लोड, it's good to increase its depth rather than the breadth of the beam. Breadth of the beam. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, डायग्राम दिख रहा है क्लियरली सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पर L लेंथ, B ब्रेड्थ, ठीक है, ओके। Consider a beam of length L and rectangular cross section of having breadth B. इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये B मान लेते हैं हम लोग, एंड डेप्थ D, और ये जो डेप्थ है ये डेप्थ कितने हैं? डेप्थ में आपको इससे नहीं बता पा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको मेंशन करता हूँ डेप्थ कैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई लेंथ, फिर ये जो है ये है डेप्थ D, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, यहाँ पर हमने लगा रखा है लोड W। बेसिकली ये डायग्राम तो है ही हमारे पास, मैं आपको सिर्फ डेप्थ बताने के लिए D ये है, ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमने L लेंथ का और B ब्रेड्थ है, D डेप्थ कंसीडर किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने मिडल में लोड को अटैच किया हुआ है जिसका वेट है W, एंड इट गेट्स डिप्रेस्ड बाय एन अमाउंट डेल। तो इतना जो है वो डिप्रेस हो रहा है, मतलब कि अंदर की तरफ चला जाता है वो। समझ में आ रहा है? जैसे मानो कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक पिलर लिया, यहाँ पर एक पिलर लिया, और यहाँ पर आपने किसी चीज को रखा। जब आप यहाँ पर मान लो आपने एक प्लाईवुड रख दिया, प्लाईवुड तो नहीं होगा, सपोज चलो प्लाईवुड ही ले लिया, लेकिन जब आप यहाँ पर वेट बढ़ाएंगे तो क्या ये प्लाईवुड कुछ ऐसे बैंड होगा? यस और नो? यस सर। बैंड होगा कि नहीं होगा? तो ये जो डिप्रेस्ड हुआ है, इट गेट डिप्रेस्ड बाय एन अमाउंट डेल, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तो वो जो डेल है उसकी वैल्यू, सर्टेन वैल्यू हमारे पास होती है, उस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल इज इक्वल्स टू weight weight w, l is the length, that means l cube, 4y b d cube. ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है, जिसमें y क्या रिप्रेजेंट करता है, यंग मॉड्यूलस, b ब्रेड्थ और d डेप्थ. क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट है? कल एक चीज और मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर देखिए, ये चीज मैं कल करेक्शन नहीं करवा पाया था कि यहाँ पर जो बल्क मॉड्यूलस है उसे हम b से रिप्रेजेंट करेंगे. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? b से. ये जो बल्क मॉड्यूलस है उसको हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी को हम k से रिप्रेजेंट करेंगे. तो k इज प्रोपोर्शनल टू 1/b हो जाएगा, एज पर एनसीईआरटी मैंने आपको मेंशन करवा दिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है. बोलो, कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। No, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। Yes, अब कुछ sir. बचा है इस चैप्टर में? पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो बेटा आगे आएगा, इसमें नहीं है अभी. चलो देखो, इसके बाद हमें देखना है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का क्या मतलब है? सो we know that when the deforming force is removed, the bodies tend to return to their respective original state. It has been found that while some bodies return to their original state immediately, others take appreciably long time to do so. For example, a quartz fiber returns immediately to its normal state when the twisting torque acting on it ceases to act. On the other hand, glass fiber will take hours to return to its original state. समझ में आ रहा है? कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि इमीडिएटली अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में टाइम लगता है. तो ये जो टाइम लग रहा है, इस डिले को, दिस डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट बाय अ बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. फिर से बोल रहा हूं, द डिले, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोल रहा हूं, द डिले in regaining the original state by a body after the removal of the deforming force is called elastic after effect. Clear है? क्लियर है यस सर। भाई? एक बॉडी Yes, है, sir. इस बॉडी को मान लो, सपोज एक बॉडी था, इस बॉडी का शेप ये है, इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया, अब ये बॉडी जो है वो ऐसा हो गया, ठीक है. अब ये जो बॉडी है ये तो तुरंत ही अपनी, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया उसके बाद में तुरंत ही इसने अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया. क्या हुआ? तुरंत ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है. लेकिन एक बॉडी ऐसा है जिसको ओरिजिनल स्टेट में आने में 1 घंटा लग गया. तो ये जो डिले हुआ, इस डिले को हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. बोलो, आई बात समझ में? ये इमीडिएटली आ गया, मान लो 4 सेकंड या 3 सेकंड में अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, और इसको 1 घंटा लग गया. तो इसे क्या कहते हैं? ये जो डिले हो रहा है उसे क्या कहते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं. बोलो, क्लियर है? यस सर। ठीक है. नेक्स्ट है इलास्टिक फैटिग. इलास्टिक फैटिग, गुजराती में क्या बोलेंगे इसको? इलास्टिक
फैटिग्यू, है ना? देखो, द इलास्टिक फैटिग इज डिफाइंड एज, it is defined as loss in the strength, loss in the strength of a material, loss in the strength of a material caused due to repeated alternating strains, repeated alternating strains, repeated alternating strains to which the material subjected. बोलो, यहां तक क्लियर है? हेलो, इलास्टिक Yes, फैटिग Yes, sir. sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। ये इलास्टिक फैटिग जो है कहाँ पे होता है? जो हमने ब्रिज के बारे में बात की ना, ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेंस वाली, वो वहां पर होता है। उसकी वजह से हम लोग इसे कहते हैं कि सर्टेन टाइम पीरियड, 100 साल के बाद या 150 साल के बाद हम बोल देते हैं कि अब इसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई है, नाउ वी शुड कंटिन्यू विद अनदर ब्रिज, और वी शुड हमें क्या करना चाहिए, उसको तोड़ के नया बना लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं? तो पहला है इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एंड रोलिंग, पहला है इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एंड रोलिंग। So we will say hammering and rolling result in decrease in the plasticity of the material due to breakup of crystal grains into smaller units, and hence elasticity of the material increases। पहला तो ये हो गया। दूसरा है, इसकी मैं फोटो खींच के आपको भेज दूंगा, आप उसको नोट्स बना लेना है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ फैक्टर्स वाले का। ठीक है। फिर है इफेक्ट ऑफ एनेलिंग, that means annealing results in increase in the plasticity of the material due to formation of large crystal grain। इससे पहले क्या हो रहा था कि ब्रेकअप हो रहा था क्रिस्टल ग्रेन का, और स्मॉलर यूनिट्स बन रही थी, तो क्या हो रहा था, इलास्टिसिटी इंक्रीज हो रही थी। यहां पर क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात आ रही समझ में? यहां पर इलास्टिसिटी क्या हो रही है, इलास्टिसिटी यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज, और यहां पर इलास्टिसिटी क्या हो रही है, तो डिक्रीज। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes. तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या है, in most of the cases the increase in temperature of the material causes decrease in elasticity of the material, and the elasticity of invert does not change with change in temperature। तो elasticity of invert does not change with the change of temperature। क्लियर है? Yes, sir. रिपीट कर रहा हूं, by increase in temperature of the material causes decrease, causes decrease in elasticity of the material। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir.
The elasticity of inward does not change. Elasticity of inward does not change with temperature change. जगह नहीं बची. With change in temperature. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? पहली चीज तो इसमें एक ही वर्ड है जो आपको परेशान करेगा, वो है इनवर. इनवर क्या होता है? तो इनवर का मतलब पता है किसी को? नो सर. ओके, तो इनवार, पहली चीज तो इनवार वर्ड इनवेरिएबल से आता है. दूसरी चीज इनवार का मतलब ये होता है कि निकल और आयन अलॉय जो होता है ना, निकल एंड आयन अलॉय से बना हुआ जो मटेरियल है वो इनवार होता है. और उसका थर्मल एक्सपेंशन, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो लो होता है. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कैसा होता है? लो होता है इनवार का. इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका जो चेंज इन टेम्परेचर है, मतलब ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, इसमें कोई इलास्टिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज उसका जो थर्मल एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा है? लो है. बोलो, क्लियर है? नॉर्मली जब आप Yes, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन इनवार मतलब कि जो निकल निकल अलॉयज है, ठीक है, निकल और आयन से जो अलॉय मिल रहा है उसका थर्मल एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो क्या है? लो है. उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी कोई फर्क इलास्टिसिटी पे नहीं पड़ने वाला है. बोलो, आई बात समझ में? yes sir. ठीक है. अब यहाँ पे कोई डाउट है? No sir. No, sir. का Yes. तो पॉइजन्स रेशियो अकॉर्डिंग टू यू वो हम लोग कल खत्म कर लेंगे. बाकी मेरे एंड से ये वाला जो चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट. ठीक है.